हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे IFRS के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS set a common rules so that the financial statement can be consistent, transparent and comparable around the world। तो IFRS के वजह से हमारे पास अकाउंटिंग करने के कॉमन रूल्स हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री में बैठ के अकाउंटिंग करते हैं और IFRS के रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं पे भी अकाउंटिंग का कंपैरिजन करने में दिक्कत नहीं होता है। आप इंडिया के अकाउंट को US के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जो IFRS इशू करता है। IFRS आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो IFRS को जो इशू किया जाता है वो कहाँ से इशू होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से। दे स्पेसिफाई हाउ कंपनीज मस्ट मेंटेन द report their account, defining the types of transaction and other event with the financial impact। तो IFRS हमको सिखाता है कि किस तरीके से हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट बनानी है, प्लस कैसे ट्रांजैक्शंस करने हैं, बाकी इवेंट्स को कैसे मैनेज करना है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा। तो मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी हमें गाइडलाइंस होती हैं वो हमें IFRS प्रोवाइड करता है। और इसका जो बोर्ड है जो इसको रेगुलेट करता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS was established to create a common accounting language so that the business and their financial statement can be consistent and reliable for the company to company and country to country। तो IFRS इसीलिए बनाया गया था ताकि जो भी हम लोग एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज क्रिएट हो सके पूरे वर्ल्ड में, ताकि हम किसी भी कंपनी का अकाउंट्स किसी भी कंपनी के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे सब जगह एक जैसा अकाउंट सिस्टम यूज़ हो, एक जैसी अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज़ हो, क्योंकि हमको कंपेयर करने में इजी हो। इसलिए IFRS को बनाया गया था कि सब जगह पे हम लोग एक तरीके से अकाउंटिंग को करें। अंडरस्टैंडिंग द IFRS IFRS are designed to bring consistency to accounting language, practice, statement, and to help the business and investors make education, financial analysis and decision। तो IFRS को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि बिजनेस कंसिस्टेंसी के हिसाब से चले, मतलब कंसिस्टेंसी रहे बिजनेस अकाउंटिंग लैंग्वेज में। मतलब जो लैंग्वेज हम एक जगह यूज़ कर रहे हैं एक कंट्री में, वो अलग कंट्री में भी यूज़ करें सेम लैंग्वेज। और हमारा जो प्रैक्टिस है, जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, वो सारा कुछ इन्वेस्टर्स को समझने में दिक्कत ना हो और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। जैसे अब इंडिया का कोई इन्वेस्टर US की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर वो वहाँ का बैलेंस शीट पढ़ना चाहे, वहाँ का कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना चाहे, तो उसको दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि IFRS के हिसाब से इंडिया में भी अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है और IFRS के हिसाब से US में भी अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है। तो जो अकाउंट्स के नॉलेज के जानकार हैं वो दोनों ही चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं IFRS के थ्रू। The IFRS Foundation sets the standard to bring transparency, accountability, and efficiency to financial market around the world, for fostering trust, growth, and long-term financial stability in the global economy। तो IFRS जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का स्टैंडर्ड बनाता है जिसके वजह से अकाउंटिंग का जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है, अकाउंटेबिलिटी हो गया, वो सारा कुछ पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो गया। ठीक है, उसके वजह से लोगों के अंदर ट्रस्ट बढ़ा, प्लस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ग्लोबल इकोनॉमी को मिली। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अब कहीं पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसको हर एक कंपनी के फाइनेंशियल को देखना और समझना आता है, क्योंकि हर एक चीज़ कॉमन है। जो एक कंट्री में बन रहा है वही दूसरी कंट्री में भी बन रहा है। तो IFRS के वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत मदद मिली है। Companies benefited from the IFRS because investors are more likely to put money into the company if the company's business practices are transparent। तो एक फ़ायदा ये भी है
आईएफआरएस को फॉलो करने की वजह से कंपनीज के जो वर्किंग है वो उसमें कंपनी के वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है कंपनीज पे ज़्यादा हुआ है, और इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनीज में लगाने को तैयार रहते हैं। The US Security and Exchange Commission (SEC) has set its own switch to international financial report standard, but will continue reviewing a proposal to allow IFRS information to supplement US financial filing. तो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन खुद ही कहता है कि वो स्विच नहीं करेगा आईएफआरएस के लिए, लेकिन वो आईएफआरएस को कंटिन्यूअस रिव्यू करता रहता है, उसको फॉलो करता रहता है। मतलब यूएस में अगर आप यूज़ देखोगे तो वहाँ पे यूज़ होता है यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा जो भी चीज़ें इशू की जाती है, लेकिन ये लोग फॉलो करते हैं आईएफआरएस को ही। Information supplementing US financial filing gaps has been called the gold standard of accounting. However, some argue that the global adoption of the IFRS should save the money on duplicating accounting work and the cost of analyze and comparing the companies internationally. तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो आईएफआरएस को थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरीके से इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और जो भी कंट्रीज़ हैं फॉलो वो आईएफआरएस को ही करती हैं। और इसके अलावा गैप को भी एक अच्छा रिकॉग्नाइज़ किया गया है, गैप को भी एक गोल्डन स्टैंडर्ड की तरह माना जाता है, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ उसको फॉलो करती हैं। IFRS are sometimes confused with international accounting standard, which are older standard of IFRS replaced. IAS was issued from 1973 to 2000, and the International Accounting Standard Board replaced the International Accounting Standard Committee in 2001. तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है नाम को लेके, जो कि लोगों को हो जाता है। जैसे आईएफआरएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इस अपने नाम को चेंज करके आईएफआरएस कर दिया, प्लस आईएएस इशू किया 1973 में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया उसको, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई 2001 में। तो डेट्स को याद रखिएगा कब किसका नाम चेंज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसके डेट्स आप प्रॉपर याद कर लिएगा, और कौन सा इंस्टीट्यूट किस में कन्वर्ट हुआ, कौन से नाम से कौन सा जाना जाता है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड आईएफआरएस रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। आईएफआरएस कवर अ वाइड रेंज ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज़. they are there are certain aspects of business practice for which IFRS set mandatory rules. तो IFRS जो है बहुत मतलब वाइड रेंज ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को कवर करता है, जो भी हमारी अकाउंटिंग से सारी ही कवर हो जाती हैं, और उसका ये भी फ़ायदा है कि बिजनेस इसको प्रैक्टिसेस करती हैं एज अ मैंडेटरी रूल की तरह। Statement of financial position. This is also known as balance sheet. IFRS influences the way in which the components of the balance sheet are reported. तो IFRS एक तरीके से हमारे जो बैलेंस शीट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके कंपोनेंट्स को भी IFRS बना के देता है, उसको एक गाइडलाइंस देता है। द स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. This can take the form of the one statement. It can separate into the profit and loss statement and the statement of income including प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट भी आईएफआरएस ने हमें दिया है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर उसमें सारी कुछ, या फिर स्टेटमेंट फॉर द अदर इनकम इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट जो हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब भी हमें आईएफआरएस के रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमको ये सब बनाया है, अच्छा, जिसकी वजह से हम ये सब बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग. दिस डॉक्यूमेंट्स द कंपनी
change in the earning or the profit for a given financial position period। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा रिटेन अर्निंग का, वो भी हमें आईएफआरएस ने दिया है, और उसमें क्या भी जो भी हम लोग अर्निंग या फिर प्रॉफिट करते हैं फाइनेंशियल पीरियड में, उसमें हम उसको मेंशन करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, द रिपोर्ट समराइज द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in a given period, separating cash flow into the operation, investing and financing। तो कैश फ्लो जिस तरीके से हम बनाते हैं उसमें अलग अलग हेड्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये सब जी चीज़ें भी हमें आईएफआरएस के गाइडलाइंस के थ्रू मिली हैं और हम उसको इस हिसाब से बनाते हैं। In addition to this basic report, a company must also give a summary of its accounting policies। The full report is often seen side by side with the previous report, so to show the change in profit and loss, a parent company must create a separate report for each of its subsidiaries company। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी हम लोग बेसिक रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी, उसका एक समरी पॉलिसी भी उसी हिसाब से समरी पॉलिसी हो जाती है वो अकाउंटिंग की। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जब भी कोई सब्सिडरी कंपनी होती है तो उसको भी कंपलसरी होता है कि वो अपना खुद का अलग से एक सेपरेट अकाउंट बनाए। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी है वो तो अपना बनाएगी ही, लेकिन जो पेरेंट कंपनी है उसको भी अपना एक सेपरेट सब्सिडरी अकाउंट बनाना चाहिए। तो ये सब है आईएफआरएस के गाइडलाइंस जो हम कॉरपोरेट में फॉलो करते हैं। आईएफआरएस ओरिजिनेट्स इन यूरोपियन यूनियन with the intention to make business affairs and the accounting accessible across the continent। The idea quick spread globally as common as language allows the greater communication worldwide। Although the US and some other countries don't use IFRS, most do, and they are spread all over the world, making IFRS the most common global set ऑफ स्टैंडर्ड। तो आईएफआरएस का जो ओरिजिन है वो यूरोपियन यूनियन ही है, और इसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। यूएस और कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जो आईएफआरएस को डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आईएफआरएस को एज अ कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड मानती हैं और उस हिसाब से ही अपना अकाउंटिंग मेंटेन करती हैं। The goals of the IFRS is to most international comparison as easy as possible। The goal hasn't full been achieved because in addition to the US using GAAP, some countries using the standard, and the US GAAP is different from the Canadian GAAP, standardizing accounting standard across the globe in the ongoing process in the international accounting community। तो आईएफआरएस को बनाया तो इसीलिए गया था कि पूरी कंट्रीज इसको यूज़ करेगी और इसको कंपैरिजन इससे इजी बनेगा, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे यूएस हैं वो अपना खुद का गैप इन्होंने डिज़ाइन किया और उसको यूज़ करते हैं। प्लस जो कैनेडियन गैप है वो यूएस गैप से भी डिफरेंट है। तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये सब अपना खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ आप देखोगे तो आईएफआरएस को ही फॉलो करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।